जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो जो डिस्कशन का है वो आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे टू द पॉइंट, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए जाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है एटलीस्ट ऑडियो ईयरफोन लगा के ऑडियो जरूर सुन लेना है इन वीडियोस का, कोशिश ये होनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन जो किया जा रहा है उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में सीधे सीधे आने के चांसेस है और सबसे बड़े आपके आखिरी समय में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप खास तौर पे यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और प्री क्रैश कोर्स या इनमें से कोई एक ज्वाइन किए हैं तब तो ये वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियोस देखिए और पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी के द्वारा चलाई गई प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के सेकेंड पेपर के लास्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पहले 3 पार्ट में हमने 1 से लेके 75 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो इस लास्ट पार्ट में हम 76 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन सबसे पहले क्वेश्चन से। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बात कर रहा है कि जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, उन्हों उन्हों उनकी वजह से जो इकोनॉमी पे हमारे जो अर्थशास्त्र है, आर्थिक प्रभाव क्या हुए, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि कपड़े के निर्यात होने से भारत कच्चे कपास का निर्यातक और ब्रिटिश कपड़ों का आयातक बन गया। सेकंड, नए धन ऋण देने वाला वर्ग का उदय हुआ। चाय, कॉफी और नील जैसी बड़ी संख्या में व्यावसायिक फसलों का परिचय। देखिए, जब ये जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, तो इनका क्या काम था, इनकी क्या पॉलिसी रही है कि किसी ना किसी तरह से को जो है, इंडिया से जो चीजें हैं, जैसे कि जो रॉ मटेरियल हो गया। आप जानते हैं कि जिस वक्त ब्रिटिशर्स आए थे, उस वक्त वहां पे ब्रिटेन में, यूरोप में जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए जो वहाँ की मशीनरी है, उनको फीड करने के लिए जो है रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो वो जो रॉ मटेरियल थी, रॉ मटेरियल की जो कमी थी, वो इनके जितने भी कॉलोनीज थी पूरे वर्ल्ड में, वो पूरा कर रही थी। और वहां की इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल फीड होता था, फिर उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता था, जो लास्ट में उनका जो प्रोडक्ट वो बनाते थे अपनी जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, उनको इन कॉलोनीज में डंप कर देते थे। ठीक है, तो इनको एक तरह से मार्केट चाहिए थी काफी अच्छी, जो इनका बनाया हुआ प्रोडक्ट को यूज कर सके। समझ रहे हैं कि मतलब यहाँ से जो सामान लेके गए, अगर वो 1 रुपए में सामान लेके जा रहे हैं, मान लीजिए कॉटन जो है, कपास है, उसको लेके गए हैं 1 रुपए में यहाँ से, फिर उसके बाद वहां की इंडस्ट्री से उसको कपड़ा बना के, फिर उसके बाद वापस यहाँ पे जो अच्छे कपड़े बनाने के बाद उसको 30 रुपए में बेच रहे हैं। तो समझ रहे हैं कि इनका, आप जानते हैं जो सूत होता है, जो कपास होता है, कितना सस्ता मिलेगा। तो इनका बस ये था, जो बीच का प्रॉफिट था, जो लाना ले जाने वाला काम है, वो बहुत ही हाई था, जिसका ये यूज करते थे। और ये पूरी तरह से हमारी जो इकोनॉमी थी, उसको जो है कमजोर बना रहा था। तो पहला स्टेटमेंट जो है इसका बिल्कुल सही है। फिर नए धन ऋण वाला वर्ग उदय हुआ। देखिए, मनी लेंडिंग वाली चीज जब ये हो गया, जब इतने हाई लेवल पे ये लोग रेंट ले रहे थे, आप जानते हैं ये बहुत तरह के एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जैसे कि जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, ये सारी चीजें इन्हीं के देन थी, ब्रिटिशर्स की देन थी। तो ये रही बात। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट, चाय, कॉफी और नील जैसी बड़ी संख्या के व्यावसायिक फसलों का परिचय। देखिए, इनके आने से पहले इंडिया में जो एग्रीकल्चर सिस्टम चलता था, मेनली उसका एक काम था कि जो किसान है वो अपने खाने पीने के लिए और बेचने के लिए इस तरह से यूज होता था। ठीक है, तो ज्यादातर जो फूड क्रॉप का प्रोडक्शन होता था, जिसका खाने में यूज हो, जो उनकी फूड की नीड को कंप्लीट करने के लिए हो। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने कॉमर्शलाइजेशन कर दिया। ठीक है, व्यवसायीकरण कर दिया गया फसलों का। और इस व्यवसायीकरण में क्या होता था, आप जानते हैं, इंडिगो जो है, नील क्रांति जो हुई थी, तो उसमें भी क्या था, वो जबरदस्ती जमीन पे जो है उगवाते थे कि आप ये चीजें, जो वहाँ के किसान है, वहां से फोर्सफुली उनसे काम करवाया जाता था। तो ये कॉमर्शियलाइजेशन भी ब्रिटिशर्स की देन है। इसमें टी, कॉफी, इंडिगो, ठीक है, और भी बहुत सारी कमर्शियल क्रॉप, जैसे कि ओपियम, कॉटन, जूट,
शुगर केन, ऑयल सीड, ये सब आती थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि वुड्स डिस्पैच से रिलेटेड है। देखिए, वुड्स डिस्पैच जो है ये आया था 1854 में। तो इसका मेन काम क्या था, मेन इसका पर्पस क्या था, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। देखिए, ये जो वुड्स डिस्पैच आया था, इसका ये काम था कि जो पश्चिमी ज्ञान है वो यहाँ के इंडियन को, जो भारतीय निवासी हैं, उनको प्रदान करना और पश्चिमी संस्कृति के बारे में उनको जानकारी देना, ताकि जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो एक शिक्षित वर्ग बने और उनको सिविल सर्विसेज और एक तरह से ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से यूज कर सके। वो जो शिक्षित वर्ग रहेगा उनको वो एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनका वो यूज करेंगे अपनी जरूरतों को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये काम था, क्योंकि देखिए जब भी कोई भी जैसे ब्रिटिशर्स है, आप बाहर से यहाँ आए हो, आपकी भाषा अलग है, आपका तौर तरीका अलग है, यहाँ वाले आपको क्यों अपनाएंगे, यहाँ वाले आपको क्यों अपनी जो है यहाँ की गवर्नमेंट जो है उसका दर्जा क्यों देंगे। तो इस चीज की वजह से मिसमैच होता था। ठीक है, आप सुने होंगे कि जैसे ही ब्रिटिशर्स आए थे उसके बाद से इतने सारे रिवॉल्यूशन हुए, इतने सारे रिबेलियन हुए। ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट हो रहे थे, पेजेंट रिवोल्ट हो रहे थे। तो ये था कि लोगों के बीच, वहां के जो इंडिया के जो लोग रह रहे थे और जो ब्रिटिशर्स आए थे, उनके बीच में मतभेद था कि वो नहीं, इंडियन जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने एक तरीका निकाला कि यहाँ क्यों ना हम इंडियन को ही अपने साथ रख लें, इनको शिक्षा देते हैं, इनको ही पब्लिक सर्विस। देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है, नॉर्मली जो हमारी जो स्टेट्स हैं, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, उसको कौन गवर्न करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। ठीक है, तो एक तरह से ये जो इस जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली फील्ड थी, उसमें इन्होंने इंडियन को ही एजुकेशन देके उनको जो है एम्प्लॉयमेंट दी, ताकि वो रूल कर सके इंडिया पे। तो इन्होंने अपने फायदे के लिए किया था। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि वुड्स डिस्पैच का क्या था, आधुनिक समाज में उसकी प्रासंगिकता को सामने लाने के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों की गूढ़ार्थ को समझने के लिए। देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है। ये इंडियन टेक्स्ट ये बोल रहा है कि जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट थे, उनको मॉडर्न सोसाइटी से रिलेवेंट कराने के लिए, मतलब हमारे जो इंडियन टेक्स्ट थे उनको, जैसे हमारा वेदास हो गया, उपनिषद हो गया, तो उसको जो है कन्वर्ट करके उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देखिए, पहला तो ये था, जो इंडिया का जो कल्चर था, ये इसको ब्रिटिशर जो है बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट करते थे और कहते थे कि हम लोग बहुत ही बैकवर्ड है। उनका मानना था कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो बहुत ही फॉरवर्ड है, तो इंडिया को वेस्टर्नाइजेशन जो है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहिए, ये इनका मानना था। तो पहला स्टेटमेंट तो आप पढ़ते ही समझ गए होंगे कि ये गलत है। ठीक है, और फिर दूसरा स्टेटमेंट है इसका कि भारत के मूल निवासी को शिक्षित करने के लिए, ताकि लोक सेवा का एक वर्ग बनाया जा सके। बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट, भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीयों के व्यवहारिक और व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बोला है भारत में निशुल्क शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं था, फ्री एजुकेशन की बात बिल्कुल नहीं हो रही थी। यही इससे ही स्टार्ट हुआ था कि जो एजुकेशन है उसमें कुछ ना कुछ, जो जैसे फीस के थ्रू या फिर फ्री नहीं करना है, जब तक वो लोग पैसे नहीं देंगे तब तक उनको एजुकेशन नहीं देगी। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था वुड्स डिस्पैच से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, 1854 में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 एंड 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 78th क्वेश्चन है, जो कि भारतीय प्रेस से रिलेटेड है। ठीक है, जो इंडियन प्रेस है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको हमें उन स्टेटमेंट को पढ़ना है, देखना है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो चार्ल्स मेटकाल्फे हैं, कि भारत के को प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला गवर्नर जनरल था। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, आप जानते हैं कि ये जो मेटकाल्फे थे, चार्ल्स मेटकाल्फे, इन्होंने 1835 में 1835 में इन्होंने जो इंडियन प्रेस थी उसको फ्री कर दिया था, डिस्ट्रिक्शन जो थी उसको हटा दिया था। और आप जानते हैं इनको फेमस नाम से दिया गया था कि लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस या भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ये चार्ल्स मेटकाल्फे के नाम के साथ आता है। तो ये हो गया 1835 में आया था। इन्होंने जो इंडियन जो भी न्यूज़पेपर थे उस वक्त, उनको फ्रीडम दी थी। इंडियन जो न्यूज़पेपर थे जो कि इंडियन लैंग्वेज में थे, वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था,
ये जो है इसने अंग्रेजी और भारतीय दोनों भाषाओं के समाचार पत्रों को स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था इसने अंग्रेजी अखबारों पे नहीं बल्कि भारतीय। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर का मतलब होता है जो कि जिस जगह पे आप रहते हैं वहां की आपकी मातृभाषा, जो कि आप इंडिया में रहते हैं तो इंडियन लैंग्वेज हो गई वर्नाकुलर लैंग्वेज। ठीक है, आप जहाँ के रहने वाले हो वहां की भाषा, वहां की मूल भाषा जो है जो उसे कहेंगे। वही जो फॉरेन लैंग्वेज होगी ब्रिटिश अंग्रेजी जो कि ब्रिटिशर्स लाए थे। तो वर्नाकुलर जो था वो मेनली इंडियन लैंग्वेज और बाकी जैसे मराठी होगी, बंगाली होगी, ये सारी जो अदर लैंग्वेज है वो सब आती हैं वर्नाकुलर के अंदर। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इसने दोनों पे प्रतिबंध लगाया था, ये गलत है। देखिए ब्रिटिशर्स कुछ भी अपने मतलब अपने फायदे के लिए ही करते थे, तो अगर इंग्लिश पे कर देंगे तो उनको दिक्कत होगी, तो ऐसा नहीं था। तो इसका जो आंसर है ये डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि अब बात कर रहा है कि त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था। देखिए त्रिपुरी अधिवेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, हमें उनको देखना है। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कांग्रेस ने साम्राज्यवाद के खिलाफ चीन की लड़ाई के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए चीन को अपनी ओर और एक चिकित्सा मिशन भेजने का प्रस्ताव पारित किया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, देखिए जो ये त्रिपुरी सेशन था ये हुआ था 1939 में। ठीक है, और इसको प्रिसाइड जो है स्टार्ट किया था इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने इसको लेड किया था। लेकिन इस मिशन में ये जो बोस है, बोस के साथ जो इनका एक वर्ग था उसमें, और जो वहां के अदर लीडर थे जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक है, ये लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया था इस सेशन में। तो उसके बाद बोस ने रिजाइन कर दिया था। ये त्रिपुरी सेशन इसीलिए फेमस है कि सुभाष चंद्र बोस ने इसे रिजाइन करके अपना अलग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की। तो ये बात रही त्रिपुरी सेशन की। फिर जो इसका पहला स्टेटमेंट बोला है बिल्कुल सही है। देखिए इसमें ऐसा हुआ था इस सेशन में, ये जो चीन में लड़ाई चल रही थी तो उसपे जो है कांग्रेस ने एक एकजुटता दिखाई थी। फिर उसके बाद सेकंड है, जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस कार्य समिति के 15 सदस्यों ने में से 13 सदस्यों ने बोस की अध्यक्षता का विरोध करने के लिए इस्तीफा दे दिया। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए उस वक्त यही चल रहा था कि ये लोग जो थे, जो नेहरू जी का सेक्ट था, देखिए नेहरू जी और बोस की बहुत अच्छी दोस्ती रही थी। ठीक है, तो ये इस वक्त ये जो टाइम चल रहा था इस वक्त दोनों में बहुत ही ज्यादा दोस्ती थी। तो इस वजह से ये था कि ये इनके साथ थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि इनकी जो प्रेसिडेंसी थी उस पे जो अलग सेक्ट था जो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो लीड किया जा रहा था, और उसमें हमारे महात्मा गांधी जी भी थे, तो वो जो है उनकी प्रेसिडेंसी के खिलाफ थे, तो इन्होंने इस्तीफा दिया इसी सेशन में। फिर नेक्स्ट है, जीबी द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, ये जीबी कौन है? जीबी पंत आप जानते हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं। इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें बोस से गांधी जी की इच्छा के अनुसार कार्य समिति को नामित करने के लिए कहा गया था। देखिए ये भी बिल्कुल सही है, ये तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 79 का? डी, 1, 2 एंड 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बात कर रहा है AITUC अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपनाने से पहले स्वराज के प्रस्ताव को अच्छी तरह से अपनाया। फिर जवाहरलाल नेहरू ने AITUC का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, ये जो बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि जो AITUC था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये एक सबसे पुराना जो है ट्रेड यूनियन फेडरेशन रहा है। और इसकी स्थापना में कौन थे फेमस हमारे, आप जानते हैं, लाला लाजपत राय जी, फिर जोसेफ बेपिस्टा का आपने नाम सुना होगा, और NM जोशी। ठीक है, NM जोशी, लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा और दीवान चमन लाल, ये लोग थे इसके संस्थापक थे। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इन सबके द्वारा किया गया था। और लाला लाजपत राय जो है इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे AITUC के। ठीक है, और ये बात हो गई
इसकी, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने एआईटीयूसी का हिस्सा बनने से इनकार कर। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जानते होंगे जो 1928 का एक सेशन हुआ था एआईटीयूसी का, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ है कि ये नहीं थे हिस्सा। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, लेकिन पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए, केबल बात। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड है। तो इसे कुछ स्टेटमेंट हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में कि यहाँ अस्पताल में भर्ती होने वाले प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय देखभाल प्रदान करता है। ठीक है, देखिए ये जो क्या कहते हैं पीएमजे स्कीम है, ठीक है, जो आरोग्य योजना है, ये द्वितीय और तृतीय, ये सेकेंडरी और टर्शरी जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसको देखता है, प्राइमरी हेल्थ केयर को नहीं देखता। उसके लिए ऑलरेडी आप जानते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये सब है, वहां पे प्राइमरी हेल्थ केयर की ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी हैं। और ये जो सेकेंडरी और टर्शरी है मेनली सिर्फ उसी के लिए है। तो इसका जो आंसर पहला है वो गलत हो जाएगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट बचे हैं बी एंड सी। तो अब बी को देखेंगे, तो इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के खर्चे दोनों शामिल हैं। बिल्कुल सही। देखिए जब भी कोई भी व्यक्ति जब भर्ती होगा इस स्कीम के थ्रू, तो अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और भर्ती होने के 15 दिन बाद तक के बीच का जो समय है, ये इतने दिन का खर्चा जो है गवर्नमेंट देगी। और ये खर्चा कितना है आप जानते हैं, 5 लाख है पर फैमिली। ठीक है, उसमें ये जो फैमिली मेंबर हैं उनकी संख्या कोई वो नहीं दी गई है, कुछ भी हो सकता है। फैमिली जो है लोगों की जो एज है उस पर कोई फाउंडेशन नहीं है, और उनके जेंडर उससे कुछ नहीं है। तो 5 लाख है पर फैमिली। ठीक है, ये बात होगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। तो इसका तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। परिवार के आकार, उम्र और लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 एंड 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। देखिए आप जानते हैं ये कौन कर सकता है, ये मेनली जो हमारी MOSPI है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये यही स्कीम जो है करती है। जितने भी सर्वेक्षण है, जितने भी सर्वे हैं इंडिया में, वो सारे इसी के द्वारा किए जाते हैं, MOSPI के द्वारा। तो और इसके अंदर ये जो NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये जो है उद्योगों से रिलेटेड जो वार्षिक सर्वेक्षण होता है, ठीक है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, NSO के अंतर्गत होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि डिजिटल इंडिया भाषणी से रिलेटेड है। तो डिजिटल इंडिया भाषणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डिजिटल इंडिया भाषणी जो है, ये भाषणी का तात्पर्य भारत के लिए भाषा इंटरफेस से है। यह इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये भाषणी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का ही हिस्सा है। तो देखिए इसका जो तीनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ये जो स्कीम है डिजिटल इंडिया भाषणी, इसका मेन ये जो है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY के द्वारा चलाई गई है। इसका मेन काम है जो भी इंडियन लैंग्वेज है, जितनी भी इंडिया में लैंग्वेजेस हैं, तो उनका एक इंटरफेस प्रोवाइड कराना। इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम NLP जिसे कहते हैं, उसका यूज किया गया है, ताकि जो डिफरेंट इंडिया में जो स्टार्टअप चल रहा है, ठीक है, MSME सेक्टर है, उन सब में लैंग्वेज का बैरियर ना आए। कि आप जानते हैं लैंग्वेज जैसे गूगल हो गया, हमारे मोस्टली जो है फेमस लैंग्वेजेस हैं, उन्हीं में इन चीजों को ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो इसकी वजह से जो लोग इन लैंग्वेज से अवेयर नहीं है उनको बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि MeitY के द्वारा चलाया गया है। तो इसके जो स्टेटमेंट है 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि दीमा हसाओ नाम का एक जिला है उसके बारे में ये पूछ रहा है। ये हिली डिस्ट्रिक्ट है जिसको दीमा हसाओ कहते हैं। ये अभी रिसेंटली फ्लैश फ्लड आई थी, ठीक है, तो फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ था वहां पे, तो जिसकी वजह से वहां पे बहुत ही
जो है प्रॉब्लम हुई है, जान माल की हानि हुई है, तो ये जो रीजन है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो आप जानते हैं ये असम का रीजन है। यहाँ पे अभी रिसेंटली जो फ्लड्स आई थी उसकी वजह से करीब 15 लोगों की डेथ हो गई थी और 7 लाख जो है लोग वो डिस्प्लेस हुए थे वहां पे, उनको वो अफेक्टेड हुए हैं इस बाढ़ की वजह से। देख रहे हैं कितनी ज्यादा डिवास्टेटिंग थी ये। तो ये हिली रीजन है दीमा हसाओ असम का। तो इसका आंसर हो गया बी, असम। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बात कर रहा है, प्राय आपने समाचार में देखा होगा कि नगोर्नो कारोबाग जो रीजन है वो दो देशों के बीच में, तो ये कहाँ पे है? तो ये मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। देखिए ये रीजन है, ये आप जान रहे हैं ये कहाँ का रीजन है। ये हमारे इंडिया से ऊपर जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, वहां का है। तो ये अजरबैजान है, ये है अर्मेनिया, ये ऊपर रशिया है। यहाँ पे बहुत समय से दिक्कत चली, आप सुन रहे होंगे नगोर्नो कारोबाग वाला जो रीजन है इस पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे जॉर्जिया हो गया, यहाँ पे टर्की हो गया। तो ये कहाँ का रीजन नगोर्नो कारोबाग? अर्मेनिया अजरबैजान के बीच का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85 का डी। ये मैपिंग वाला क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड है। तो जगन्नाथ मंदिर जो है ये अभी इसको देखते हैं। इसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के पूर्व गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन वज्रहस्त द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए ये जो स्टेटमेंट है पहला, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए अनंत वर्मन एक छोड़ा गंगा देव थे जो किंग थे यहाँ के 12वीं डायनेस्टी के, 12वीं सेंचुरी में। और ये कौन सी डायनेस्टी थी? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो उसके ये एक शासक थे जिन्होंने इस टेम्पल को बिल्ड किया था, जगन्नाथ टेम्पल को। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट जिनकी ये बात कर रहा है अनंत वर्मन, उनका भी नाम था अनंत वर्मन, लेकिन वो थे अनंत वर्मन छोड़ा गंगा देव। ये है अनंत वर्मन वज्रहस्त। ये जो है अनंत वर्मन वज्रहस्त, ये फाउंडर थे। ये जो किस डायनेस्टी की बात कर रहे हैं हम लोग? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन हो गए? वज्रहस्त। ठीक है, जिनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है। लेकिन जो जगन्नाथ टेम्पल, जो फेमस हमारा जगन्नाथ टेम्पल है, इसको किसने बनाया है? इनको बनाया है छोड़ा गंगा, इन्होंने। तो इसका पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इसे सफेद पगोडा या फिर व्हाइट पगोडा के नाम से जाना जाता है। यह 4 धाम तीर्थ है। बाकी जैसे 4 धाम तीर्थ कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वर। तो ये भी 4 धाम तीर्थ में से एक है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी के संदर्भ में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है ये बोल रहा है यह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है एमएसएमई से रिलेटेड है, ये इसको बोला है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है इसका उद्देश्य ग्रामीण शहरों क्षेत्रों सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार का अवसर प्रदान कराना। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये खादी केवीआईसी जो है हमारी स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये आती है स्कीम। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। देखिए जैसे इसने बोला ये केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसका ये स्टेटमेंट गलत है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वही पूरा खर्चा इसका उठाएगी, स्टेट इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो कि इसका स्टेटमेंट पहला गलत हो जाता है। पहला गलत होती है, हमारे पास 2 और 3 बचेंगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पीएमईजीपी जो योजना है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ये 2025 से लेकर 2026 तक के इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, उन्होंने करीब इस जो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा ये सजेस्ट किया गया था? 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा इस स्कीम को। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, और एमएसएमई के द्वारा एडमिनिस्टर की जा रही है, और लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया है केवीआईसी ने। तो ये रहे इसके कुछ फैक्ट जो कि आपको याद रखने हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
जो कि बात कर रहा है पीएम डिवाइन से रिलेटेड। पीएम डिवाइन क्या है? तो देखिए, ये डिवाइन का पहले फुल फॉर्म देखते हैं, तो आपको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। ये डिवाइन जो है, ये डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये फुल फॉर्म में आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट से रिलेटेड ये स्कीम है। तो अब इसके ऑप्शन देखते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन बोला, या छोटे और मध्यम उद्योग हेतु खुद को पंजीकृत कराने के लिए एक पोर्टल है। दूसरा, या वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और रहने की स्थिति में सुधार के लिए पोर्टल है। यह शहरी केंद्रों को विरासत शहरों के रूप में विकसित करने का प्रावधान करता है। यह पूर्वोत्तर के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन का प्रावधान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि P75 से रिलेटेड है। देखिए, P75 आई होप आपने सुना होगा बहुत बार। ये प्रोजेक्ट है हमारा जो 75, कि इंडियन सबमरीन से रिलेटेड है, और ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको अप्रूव किया था। इसके अंदर क्या है, 6 सबमरीन यानी कि 6 पनडुब्बियां हैं, जो कि इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी रूप में इसको उत्पादन इनका किया जाएगा, P75। और इसके अंतर्गत ना 6 सबमरीन आती हैं। 6 सबमरीन, उनका नाम मैं बताना चाहूंगी, आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो K3 याद रखिए, ठीक है। कभी खुशी कभी गम वाला जो है K3, जी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें V आ जाएगा, V2। कालवरी, कांधरी, करंज, ठीक है, ये INS 3 हो गई। फिर V2 आ गई, वेला, वगीर, ठीक है। और छठवीं है वागशीर, ठीक है, सॉरी V3 है। तो ये K3 भी थी, कभी खुशी कभी वाह वाह वाह, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये किसकी बात हो रही है? P75 की बात हो रही है। तो इसके अंतर्गत 6 सबमरीन है, 6 पनडुब्बियां हैं, जिसको बनाया जाएगा इंडिया में, लेकिन इसको जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू बनाया जाएगा। और कौन टेक्नोलॉजी हमें दे रहा है? फ्रेंच की कंपनी है, फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप, वो दे रही है इसको, इसका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, और इसको बनाया जा रहा है इंडिया के मजागांव डॉक यार्ड लिमिटेड पे, ठीक है। तो ये बात हो गई P75 की। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है ये जर्मनी जो है इसको प्रोवाइड करा रही है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब याद रखना है P75 आ गया तो K3V3, ठीक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हमारा पहला कथन क्या है कि देखिए, ये जो CPCB है, इसका गठन जो है, इसको बोला जा रहा है वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा के तहत आता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो पहला बोल रहा है, देखिए, ये जब CPCB बनाया गया था, इसको 1974 में ही बनाया गया था, लेकिन किसके अंतर्गत? वाटर एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, जो 1974 का है, वाटर एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था, ना कि एयर एक्ट। हालांकि ये जो एयर एक्ट है, वायु अधिनियम है, उसके अंतर्गत भी इसके पास पावर है, उसके अंतर्गत भी जो है इसके अंदर पावर है, उसके हिसाब से फंक्शन कर सकता है, जो एयर एक्ट 1981 का है। लेकिन इसको जो है बनाया किसके द्वारा गया गया था? ये वाटर एक्ट के थ्रू। याद रखना, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है, यह जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियों का कार्य सौंपा गया है। देखिए, ये दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ये जो है, ये एयर एक्ट के अंतर्गत इसको मैंने बताया कि पावर और फंक्शन है, और इसका जो टेक्निकल सर्विस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, उसके अंतर्गत इसको शक्तियां और कार्य सौंपी गई हैं। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका थर्ड स्टेटमेंट बोला है, CPCB जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और अपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नालों एवं कुओं की साफ सफाई को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही। आप जानते होंगे, जो हमारा जो नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली का, वहां पे
अक्सर जब प्रदूषण होता है तो सीपीसीबी अपना कुछ अनाउंसमेंट करती है कि ये चीजें बंद हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, तो ये अपने एनालिसिस पे इसका मेन काम इसका मतलब काम यही है पोल्यूशन को रोकना। तो इसका आंसर 3 बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है रॉसबी वेव से। देखिए रॉसबी वेव जो है, इनके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखिए आप जानते हैं हमारे जो अर्थ है, ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ है, ऐसे गोल होती है। तो इसका जो इस पे ऊपर की साइड हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कुछ जेट स्ट्रीम्स चलती हैं, ठीक है। ये जो जेट जेट स्ट्रीम है हमारे जो है काफी, जो हमारी अर्थ सरफेस है उससे काफी ऊंचाई पे चलती हैं। इनकी वजह से बहुत सारे वेदर इवेंट जो है हमारी अर्थ पे दिखाई देते हैं। तो जब ये जो ये जो जेट स्ट्रीम है पूरे अर्थ का ऐसे चक्कर लगाती हैं, तो इनकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि अपने में ही, जैसे ऐसे इनको चक्कर लगानी है, ऐसे चलना चाहिए, लेकिन अपने में ही घूम रही हैं, उमड़ रही हैं, ऐसे ऐसे घूम घूम के कुछ कुछ उनके में डिफ्लेक्शन हो रहा है। वो डिफ्लेक्शन जो है पृथ्वी के घूमने की वजह से भी हो सकता है, वहां के पर्टिकुलर उस रीजन में कुछ इन्वायरमेंट चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारे इसके रीजन होते हैं। तो इससे जो जैसे ये जो हमारी जेट स्ट्रीम है, ये जब अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन आप जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, उस जगह पे जो ये ऐसे घूमना, ये जो जेट स्ट्रीम का होता है, पोलार जेट स्ट्रीम जो है, तो उन्हें रॉसबी वेव कहते हैं। जब उसका जो नॉर्मल जो कोर्स है, वो जिस तरह से वो जाती है, उसमें अगर चेंज आ जाए, उसमें जो है कुछ डिफ्लेक्शन आ जाए, तो वो रॉसबी वेव होती है। ये हमारे अर्थ पे हमेशा चलती रहती है, ठीक है। ये हमारा जो अर्थ का वेदर सिस्टम है, वेदर इवेंट है, उनको कंट्रोल करता है। तो ये बात है रॉसबी वेव की। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोला है, ये एमजेओ के पूर्व हिस्से में होती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर उसका सेकंड बोला, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद तीसरा है, यह इसकी तरंग दैर्घ्य, ठीक है, ये है करीब 4000 से 5000 तक। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, 4000 से 5000 किलोमीटर तक ये विशाल होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3 बी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि ग्रेड से रिलेटेड है, सहायक प्रौद्योगिकी वैश्विक रिपोर्ट। तो इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। तो इसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि यहाँ WHO और यूनेस्को है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका बोल रहा है, यहाँ सतत एसडीजी को प्राप्त करने के लिए, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली में सहायक प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। देखिए सहायक प्रौद्योगिकी क्या होती है? असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी ये होती है, आप जानते हैं, जो लोग डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है, जो लोग डिसेबल्ड नहीं कहना चाहिए, डिसेबल्ड वर्ड नहीं अच्छा होता, डिफरेंटली एबल्ड है, ठीक है, जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं उनको ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना, जैसे कि आप जानते हैं आर्टिफिशियल लिम्स हो गए, ठीक है, जिनके पास हाथ या पैर जो है किसी अनफोर्चुन सिचुएशन वजह से उनके जो है अगर नहीं होते हैं, तो उनको आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड कराना, ताकि वो अपना जो काम है वो नॉर्मली कर सके। तो ये से कहते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये इसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है, ये ग्रेट एक इनिशिएटिव है, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये WHO और यूनिसेफ इसके द्वारा किया गया है, ना कि यूनेस्को, ठीक है। तो इसका ये जो आंसर है ये गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ये कि एसडीजी को प्राप्त करने के लिए जो सहायक प्रौद्योगिकी है उसमें महत्वपूर्ण है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो इसका ग्रेड का 80 है, ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। तो चलिए इसका स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि थॉमस कप पे बेस्ड है। देखिए थॉमस कप जो है ये अभी न्यूज में रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने थॉमस कप का जो फाइनल है वो इंडोनेशिया को हरा दिया है, जो कि इंडोनेशिया 14 बार का चैंपियन रह चुका था। ये मतलब 14 टाइम्स ये चैंपियन रह चुका है इतिहास में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने इनको हरा के थॉमस कप जीता है। तो बहुत ही बड़ी चीज है ये। आज तक जो है इसके कुछ लिमिटेड ही लोग हैं जो थॉमस कप को जीत पाए हैं, और इंडिया उसमें से एक हो गया है। इंडिया 6th कंट्री हो गया है। अभी तक सिर्फ 5 कंट्री ने इसको जीता था।
और सबसे पहली कंट्री कौन थी? मलाया थी, ठीक है। और उसके मलाया यानी कि मलेशिया। अब उसके अलावा कौन 5 कंट्रीज हैं? तो उनका नाम है चाइना, मलेशिया सबसे पहली जो थी, फिर इंडोनेशिया जो 14 बार से चैंपियन थी जिसको इंडिया ने इस बार हराया है, फिर जापान, फिर डेनमार्क, ठीक है। ये हो गई 1 2 3 4 5 कंट्रीज हो गई और छठवीं हमारी इंडिया हो गई। ये बात हो गई थॉमस कप की, ठीक है। ये थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो इसका जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि यार टेनिस के क्षेत्र में संबंधित है, तो ये गलत है, ये बैडमिंटन का है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। फिर इसका नेक्स्ट, पहला टूर्नामेंट मलाया ने जीता था, बिल्कुल सही। भारत यह कप जीतने वाला छठा देश है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है HS-20 से रिलेटेड है। HS-20 सॉलिड रॉकेट बूस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर जो है, उसका पहला स्टेटमेंट है HS-20 का, ये बूस्टर इंजन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 रॉकेट जो है इसको कैरी करेगा। रॉकेट का हिस्सा है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि यह भू स्थित पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है, ये बल्कि लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। ये इसमें बोला जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही करेगा, तो ऐसा नहीं है। इसका आंसर जो है ये 2 गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो 94 का आंसर ए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2020। देखिए ये अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन जो हुआ है, इसको यूनियन मिनिस्टर जो है पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे और जो आयुष मिनिस्ट्री है, तो इन्होंने ये फर्स्ट टाइम इसको इंडिया इंटरनेशनल क्रूज समिट को लॉन्च किया है, जो कि मुंबई में हेल्ड की गई थी, ठीक है। ये मुंबई में हुई थी समिट। तो इसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सम्मेलन का आयोजन रक्षा मंत्रालय और फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसका पहला स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा। ये जो इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे ने किया है, ठीक है। तो इसका रक्षा मंत्रालय ने नहीं किया है, तो इसका आंसर पहला रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट, यह सम्मेलन उद्देश्य नदी क्रूज पर्यटन की क्षमता को विकसित करना है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हाल ही में चक्रवात है, करीम चक्रवात है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कहाँ पे हुआ था, ये महासागर के क्षेत्र में विकसित हुआ, इसका नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दिया गया है। देखिए ये जो साइक्लोन है, इसका नाम है करीम, ठीक है। ये अभी सदर्न हेमिस्फीयर में इसको देखा गया था। तो ये जो करीम है, इसको नाम दिया था सेचल्स ने। आपने एक और साइक्लोन का नाम सुना होगा, आसानी। एक हो गया करीम, आसानी जो है इसको श्रीलंका ने नाम दिया था, ठीक है, श्रीलंका। और करीम को दिया था सेचल्स ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी जो रिपोर्ट है वो रिलीज की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना, ये बहुत सारी रिपोर्ट रिलीज करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप इसकी फेमस रिपोर्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये सब कुछ रिपोर्ट है। तो इसमें से जो रिपोर्टें दी हैं, तो उनको बताना है कि कौन सी ये लॉन्च करता है, कौन सी नहीं। तो इसका जो स्टेटमेंट, ये जो पहला बोल रहा है विश्व आर्थिक आउटलुक, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये जो है पब्लिश नहीं करता है। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ये पब्लिश की जाती है IMF के द्वारा। फिर उसके बाद वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बोला है ग्लोबल जेंडर गैप, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। फिर ये बोला है विश्व विकास रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। तो इसका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला है ऊर्जा संक्रमण यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स,
ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 5। ओके, 2, 3, 5 हो गया। तो चलिए ये आपको पता चल गया होगा इकोनॉमिक आउटलुक IMF एंड विश्व विकास यानी कि ग्लोबल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक करता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो फिनलैंड नाटो जैसे गठबंधन के लिए अपने वैचारिक कारणों से नहीं बल्कि इसलिए अलग रहा है क्योंकि वह हमेशा रूस के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना रखना चाहता था। देखिए पहला स्टेटमेंट तो बहुत सही है। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है, फिनलैंड और स्वीडन ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो नाटो को ज्वाइन करना चाहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं रशिया यूक्रेन का जो वॉर था, उसकी वजह से जो उस रीजन में जो कंट्रीज हैं, जो हो गया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो उनके बीच में थोड़ा एक रशिया को लेके एक समझ रहे हैं ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो कंट्री है कभी भी किसी को दिक्कत कर सकता है। तो अगर दिक्कत कर सकता है तो उसको तो एक नाटो जो अलायंस है, जो कि एक तरह से रशिया के खिलाफ ही बनाया गया था, कि जितनी भी कंट्री हैं उस जो भी इस नाटो के अलायंस के अंदर आएंगी, उनमें से अगर एक भी कंट्री पे किसी भी कंट्री ने हमला कर दिया तो वो एक तरह से सारी कंट्रीज पे हमला माना जाएगा और सारी कंट्रियां एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ाई करेंगी। तो ये रहा है नाटो का अलायंस। तो अभी फिनलैंड और स्वीडन जो है जिसके मेंबर नहीं थे, लेकिन उनका है कि इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि वो उसके मेंबर बनेंगे। तो अभी तक फिनलैंड के बड़े अच्छे रिलेशन थे रशिया से, तो इस वजह से वो नहीं बनना चाहता था इसका मेंबर, कि अगर वो बनेगा तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है तो एक तरह से ये आशंका आ गई है कि दिक्कत है, कुछ करना चाहिए। तो ये बात हुई इसकी। तो पहला जो स्टेटमेंट है इसका, ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है फिनलैंड ने कि नाटो में प्रवेश से काला सागर में नाटो की स्थिति मजबूत होगी। देखिए पहली बात तो ये जो हमारा फिनलैंड है, ये काले सागर से, इसका ब्लैक सी से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ना ही ये इसका बॉर्डरिंग कंट्री नहीं है। देखिए आपको मैप से दिखाती हूँ। ब्लैक सी में कौन कौन से कंट्रीज जो है, एक तो रशिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है और टर्की है और जॉर्जिया है। ये कंट्रीज है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इसे शायद गुरबत कहते हैं। जी से हो गया जॉर्जिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, बत, बी से हो गया बुल्गारिया, टी से हो गया टर्की। ठीक है, ये इसका आप निमोनिक है, याद कर सकते हैं। तो जब उससे कनेक्ट ही नहीं है ये ब्लैक सी से, तो कोई इसका मतलब ही नहीं है इसका कि इसकी स्थिति कैसे मजबूत करेगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है हमारा। ये एक तरह से मैपिंग से रिलेटेड ये स्टेटमेंट था कि आपको कितना मैप अच्छे से आता है। तो 98 का आंसर 1 हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि सिड्स से रिलेटेड है। सडन सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। देखिए सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये देखिए काफी ऐसी, देखिए ये जो सिचुएशन है इसमें क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है जब वो पैदा होता है और कुछ समय बाद ऐसा होता है कि मतलब बहुत ही कम एज में वो जब इन्फेंट ही होता है, करीब 6 महीने से 1 साल का जो टाइम है, उस पीरियड में ये होता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चा सो रहा है और सोते सोते पे ही उसकी डेथ हो गई। और वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी था, कुछ मतलब कोई इसके साथ दिक्कत भी नहीं थी। तो ये एक रेयर डिजीज है। ठीक है, ये होता है कभी कभी बच्चों में, तो बहुत ही कम ये देखा जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ पता ही नहीं, बच्चा सो रहा है, सोता ही रह गया, फिर वो उठा ही नहीं, अवेक ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? तो एक एंजाइम होता है जिसको BCHE एंजाइम कहते हैं। वो अगर उसका लो लेवल है बच्चों में, तो उसकी वजह से ये दिक्कत देखी जा सकती है। ये क्या करता है, ये जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम जो बच्चों का डेवलप होता है, जो काम करता है, कैसा नर्वस सिस्टम काम करेगा, तो ये उस पे बेस्ड होता है कि नर्वस सिस्टम जो है अगर इसमें कम हो गया ये, तो नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा, उसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है और रीजन भी नहीं पता चल पाता है ऐसा क्यों हो। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, या एक स्वस्थ शिशु के अप्रत्याशित मृत्यु से संदर्भित है। तो एकदम स्टेटमेंट सही है पहला। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, सिड से मरने वाले शिशुओं में जन्म के तुरंत बाद BCHE एंजाइम का उच्च स्तर देखा जाता है। देखिए उच्च स्तर नहीं है, मैंने बताया लो लेवल होता है, निम्न स्तर देखा जाता है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है।
पहला सही है। फिर चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि सप्लाई चेन रिजिलियंट इनिशिएटिव SCRI से रिलेटेड है। तो ये भी रिसेंटली न्यूज में रहा है। तो ये किन किन कंट्रीज के बीच में है? देखिए, इंडिया, आप जानते हैं इंडिया ने अभी SCRI बहुत ही फेमस रहा है, सप्लाई चेन इनिशिएटिव जो है ये, ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको स्ट्रांग बनाया जा सके। वहां पर जो भी एक कंट्री है, मेनली तो इंडो पैसिफिक रीजन, तो इसमें कौन कौन है? इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया। इन 3 कंट्रीज के बीच में जो है इसको साइन किया गया है, सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव। इसमें ये जो कंट्रीज हैं आपस में जो है एक दूसरे के साथ एक्टिव जो है रिलेशन बनाएंगे। कोई भी अगर किसी चीज की किसी को जरूरत है तो एक दूसरे पे, मेनली है कि चाइना पे डिपेंडेंस ना हो। ये उस लिए है कि जो आप जान रहे हैं इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की अग्रेसिव पॉलिसी, मिलिट्री बिहेवियर देखा जा रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए स्टेट ये जो SCRI है इसको बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।